हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो उत्तराखंड सहायक लेखाकार एग्ज़ाम 2021 जो है उसके लिए यह हमारी चौथी क्लास है। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या कंपनी जो एक्ट है 2013 उससे संबंधित प्रश्नों को, प्रश्न नंबर 22 तक प्रश्न हमने पिछली क्लास में देखे थे। सभी क्लासें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। उत्तराखंड सहायक लेखाकार एग्ज़ाम 2021 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। प्रश्नों की बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यह क्लास है, तो सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में हैं। मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों की रिक्वेस्ट है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न है, कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा, कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा बच्चों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है इस प्रश्न का। देखिए एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यह अन्य ऑप्शन है मैं इन्हें नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। यह ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको कभी कभी इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। एक कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण के कर्तव्यों का निर्धारण कंपनी अधिनियम 1956 संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत, जो कि 1/4/2014 से लागू है, द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, एक कंपनी की अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। एक कंपनी की अंश पूंजी में कमी की जा सकती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, विशेष प्रस्ताव तथा कंपनी विधि बोर्ड की अनुमति द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा। प्रश्न नंबर 25 इस तरीके से है, एक निजी कंपनी के अंशों की बिक्री निम्नलिखित माध्यम से हो सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्राइवेट सर्कुलेशन, मतलब निजी प्रचलन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक निजी कंपनी के अंशों की बिक्री निजी प्रचलन के माध्यम से हो सकती है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हम देखेंगे अब प्रश्न नंबर 26। देखिए यह है हमारा प्रश्न नंबर 26। लागत अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संचालक मंडल द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी तो इसकी एक चर्चा बनती है। आप लोग बोर मत होइएगा, चर्चा बहुत ज़रूरी है और चर्चा के कुछ पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। मैं उसी महत्वपूर्ण चर्चा को लूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फालतू की कोई भी चर्चा यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम टाइम है इसलिए। देखिए लागत अंकेक्षण कुछ निश्चित कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार लागू किया गया। ठीक है, लागत अंकेक्षण, इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए धारा 233B में उचित प्रावधान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान कंपनी अधिनियम की धारा 139 के तहत लागत लेखांकन नियम कंपनियों के लिए अनिवार्य है। धारा 209 में उल्लिखित कंपनियां कौन कौन सी हैं, यह ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य है। ठीक है, कुछ लेखांकन नियत कंपनियों के लिए अनिवार्य है, जैसे धारा 209 में उल्लिखित कंपनियां, उत्पादन कार्य प्रक्रिया निर्माण या खनन में लगी कंपनियां, लागत लेखपाल या चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा की जाती है, परंतु इसके लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सभी तथ्य इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 हमारा इस तरीके से है। देखिए निम्नलिखित में से लागत अंकेक्षण में उत्तरदायित्व केंद्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, लाभ केंद्र, आगम केंद्र, विनियोजित केंद्र। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लागत अंकेक्षण में कंपनी संशोधित अधिनियम 1965 के अंतर्गत 6 उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? लाभ केंद्र दिया है, आगम केंद्र भी दिया है, विनियोग केंद्र भी दिया है। अब और बचे थोड़ा सा, कौन सी हैं? तत् संबंधी योजना बनाना, लागत खातों के सही होने के सत्यापन आदि से। ठीक है, लागत खातों के सही होने से सत्यापन आदि से यह उत्तरदायित्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28 है। देखिए, एक बैंकिंग साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या होती है कितनी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छोटी सी इसकी चर्चा करेंगे। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अधिनियम मतलब जो कंपनी अधिनियम 1956 के अधिनियम अनुसार बैंकिंग साझेदारी में साझेदारों की संख्या 10 तथा सामान्य साझेदारी में यह संख्या 20 है। ध्यान रखिएगा, बैंकिंग साझेदारों में साझेदारों की संख्या कितनी है? 10 है और सामान्य साझेदारी में यह संख्या 20 है। परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार यह अधिकतम सीमा बैंकिंग कंपनी की दशा में 100 है। ठीक है, तो नियम 10 कंपनी अधिनियम विविध नियम 2014 के अंतर्गत, नियम 10 कंपनी अधिनियम या विविध नियम 2014 के अंतर्गत बनाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है। सहकारी समिति के पंजीयन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है कितनी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में सहकारी संगठनों का नियमन व नियंत्रण भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 की व्यवस्थाओं के अधीन या विशिष्ट प्रादेशिक सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सहकारी संगठन का पंजीयन आवश्यक होता है, जिसके लिए सहकारी संगठन में कम से कम 10 वयस्क सदस्य होने चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है। एक मानित सार्वजनिक समिति कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 50। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक मानित सार्वजनिक समिति कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको पूरा जरूर पढ़िएगा। देखिए, ई भी दिया हुआ है इसमें, और ये तो मैं देखिए पहले प्रश्न के विकल्पों को पढ़ देता हूँ, अन्य विकल्पों को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सही विकल्प खोजें। देखिए, लेखन, पंजीकरण एवं विविध औपचारिकताएं संविदा का एक आवश्यक घटक होती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी विकल्पों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सभी विकल्प बाकी गलत हैं। ठीक है, तो देखिए मैं चर्चा कर देता हूँ। लेखन, पंजीकरण और विधिक औपचारिकताएं संविदा का एक आवश्यक घटक होती हैं। एक संविदा या अनुबंध कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है, जो ध्यान रखना है आपको, जो समझौते के लिए पार्टियों के अधिकारियों और कर्तव्यों की पहचान करता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है। एक अनुबंध कानूनी रूप से लागू करने योग्य होता है, क्योंकि यह कानून की सभी आवश्यकताओं और अनुमोदन को पूरा करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सभी ऑप्शंस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 32 है। कंपनी निम्नलिखित में से किसे कंपनी के संविलियन का स्वरूप नहीं माना जाता? तो बताइए, संविलियन का स्वरूप नहीं माना जाता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, त्रियक को, डायगोनल को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी संविलियन के प्रारूप कौन कौन से होते हैं, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला समतल होता है, दूसरा हॉरिजेंटल, दूसरा लंबवत वर्टिकल, फिर कांग्लोमेरेट होता है। ठीक है, कांग्लोमेरेट इंग्लिश में भी होता है। रिवर्स होता है, फिर को जेनेरिक होता है। कभी भी तिर्यक नहीं माना जाता है। 5 होते हैं, कौन सा? हॉरिजेंटल, वर्टिकल, कांग्लोमेरेट और रिवर्स और को जेनेरिक। ठीक है, तो जेनेरिक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 इस तरीके से है। देखिए, प्रत्येक निकासी के लिए बराबर और अनुरूप जमा होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन अवधारणा ऐसा कहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्विपक्षीय अवधारणा ऐसा कहती है। कौन सी अवधारणा कहती है ऐसा? द्विपक्षीय अवधारणा कहती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, द्विपक्षीय अवधारणा। ठीक है, तो ऑप्शन बी है क्या? दोहरा लेखा प्रणाली वह प्रणाली है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रत्येक लेन देन के लिए 2 पक्षों का होना आवश्यक है तथा लेखा 2 पक्षों डेबिट तथा क्रेडिट में लिया जाता है। यह प्रणाली यह बताती है कि प्रत्येक डेबिट के लिए बराबर तथा अनुरूप क्रेडिट होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी बहुत लंबा चौड़ा सा प्रश्न आपको आने वाला है आपके सामने। देखिए, मैं
इसको देखिए, इंग्लिश और हिंदी में होने से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसका जूम बढ़ाऊँ, आप बच्चे रोक के इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं इसका जूम बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए हिंदी में प्रश्न इस तरीके से है। प्रश्न है, आम बैठक में भाग लेना है। कंपनी अधिनियम के अनुसार वार्षिक आम बैठक और बुलाई गई असाधारण आम बैठक का वर्णन यूएस डैश 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 के अधीन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 166 टू 169/166 से 169। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? कंपनी सचिव की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह कंपनी की आम बैठक में हिस्सा लेता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार वार्षिक आम बैठक और बुलाई गई असाधारण बैठक का वर्णन कंपनी अधिनियम की धारा 166 से 169 तक दिया गया है, ठीक है। 166 से 169 तक दिया गया है। यह कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार है, इसे ध्यान रखिएगा। जबकि यह वार्षिक आम साधारण बैठक के लिए क्या है, जो हमारी वार्षिक आम साधारण बैठक के लिए धारा 56 तथा असाधारण बैठक के लिए धारा 101 है। अधिनियम 2013 के अनुसार यह सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। जो मैंने अभी आपको चर्चा करी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 32 इस तरीके से है, निम्नलिखित में से किसे कंपनी के संविलियन का स्वरूप नहीं माना जाता? तो किसे नहीं माना जाता कंपनी के संविलियन का स्वरूप? ऑप्शन बी, लंबवत को कंपनी के संविलियन का स्वरूप नहीं माना जाता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या? एक मिनट, देखिए प्रश्न दोबारा से आ गया था, तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं प्रश्न नंबर 35 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 की चर्चा कर लेते हैं। छोटे उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा है। छोटे उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा है कितना? उस प्रश्न की हमने पहले चर्चा कर ली थी, इसलिए छोड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन बी 5 करोड़, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लघु स्तरीय उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की परिभाषा में वो इकाइयाँ आती हैं जहां प्लांट तथा मशीनरी की अचल संपत्तियों में विनियोग 1 करोड़ तक होता है। तथापि मतलब यह हम कह सकते हैं उन लघु उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिनका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, नवीनीकरण है, मतलब वहाँ प्लांट तथा मशीनरी की विनियोग सीमा 5 करोड़ है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो चर्चा करी 1 करोड़ और 5 करोड़ वाली, वो आपको याद रखनी है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 36 है हमारा। प्रश्न नंबर 36 से इस तरीके से है, देखिए एक कंपनी समामिलित मानी जाती है जब क्या? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रजिस्ट्रार से समामिलन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़रूरी है इसका विश्लेषण, इसके बारे में जानना, ठीक है। एक कंपनी समामिलित मानी जाती है जब उसे रजिस्ट्रार में से समामिलन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। यह प्रमाण पत्र जब प्राप्त हो जाता है जब रजिस्ट्रार को इस बात का संतोष हो जाता है कि कंपनी द्वारा समामेलन से संबंधित सभी आवश्यक एवं वैधानिक व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं और यह इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत की जाने के लिए अधिकृत है, तो वह जमा किए गए प्रलेखों का पंजीयन करके अपने पास रख लेता है और कंपनी के नाम से समामेलन प्रमाण पत्र निर्गमित कर देता है। यह प्रमाण पत्र कंपनी अधिनियम की धारा 35 के अनुसार इस बात का निश्चयात्मक, ठीक है, क्या है, एक प्रूफ होता है कि कंपनी द्वारा पंजीकरण से संबंधित सभी आवश्यकताओं कार्यवाहियों का पालन किया गया है तथा संस्था कंपनी के रूप में पंजीकृत होने की अधिकारी है, ठीक है। तो इस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रमाण पत्र कंपनी अधिनियम धारा 35 को आपको याद रखना है, ठीक है। यह इसमें यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर हम देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 37। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कंपनी के समामेलन, आमेलन और पुनर्गठन को सुकर बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 319। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 319 कंपनी के समामेलन, आमेलन और पुनर्गठन को सुकर बनाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 38 इस तरीके से है। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा सा प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा जूम बढ़ा लेते हैं इसका, तो 38 को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। आप सभी विकल्पों को आपको पढ़ना है। देखिए एक कंपनी के निर्माण का उचित क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है कंपनी के निर्माण का उचित क्रम कौन सा है? देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। सी और डी ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा अभी,
ठीक है। प्रवर्तन, समामेलन, पूंजी अभिधान और व्यापार आरंभ करना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी छोटी सी चर्चा करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करिएगा। कंपनी विधि द्वारा निर्मित एक बनावटी व्यक्ति होता है। इस कथन से तात्पर्य यह माना जाता है बच्चों कि कंपनी को कानूनों की धारा के द्वारा तैयार किया जाता है। कंपनी गठन करने की प्रक्रिया एक चरण दर चरण प्रक्रिया है जिसमें बहुत से स्तर होते हैं। इन स्तरों में कंपनी की संकल्पनाओं में परिवर्तन होता रहता है। कंपनी के गठन के 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से? कंपनी का प्रवर्तन, कंपनी का निगमीकरण तथा निबंधन, इसकी पूंजी खरीद, व्यापार का आरंभ। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए, प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश है आपके इस चैप्टर को, ताकि आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 39 हमारा इस तरीके से है। कंपनी के अनुकूलतम पूंजी ढांचे का नियोजन डैश 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 पर विचार के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर जो हमारा 39 है, किया जाता है। एक है लाभदायकता, दूसरा है शोधन क्षमता, तीसरा है अंशों की विपणनशीलता, चौथा है नियंत्रण। तो इसका राइट कूट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1, 3 और 4 मात्र। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मैं इसकी छोटी सी चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा। किसी भी व्यावसायिक संस्था या कंपनी के अनुकूलतम पूंजी ढांचा का नियोजन करते समय वित्तीय प्रबंधक का मुख्य लक्ष्य स्वामियों के हितों की सुरक्षा करना होता है। वित्तीय प्रबंधक इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है बच्चों कि निर्यात की जाने वाली प्रतिभूतियाँ क्षमता अंशों के लिए जोखिम, आय व नियंत्रण की दृष्टि से उपयुक्त हों। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस बात से स्पष्ट है कि कंपनी के जो अनुकूलतम पूंजी ढांचे का नियोजन करते समय शोधन क्षमता, अंशों की विपणनशीलता तथा नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और उसी के आधार पर प्रबंध आगामी गतिविधियों को संपन्न करने की योजना बनाता है। अतः विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही कूट हो जाएगा बच्चों। मैंने इन्हीं की चर्चा करी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगले भी इसके हैं ऑप्शन, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी के जीवन काल में वैधानिक सभा होती है केवल कितनी बार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 बार होती है। कंपनी के, इसका क्या मतलब है? कंपनी के जीवन काल में वैधानिक सभा केवल 1 बार की जाती है। कंपनी को व्यापार प्रारंभ का प्रमाण पत्र मिलने के कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह के अंदर वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, हमारा इस तरीके से है। एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सार्वजनिक कंपनी या समिति दायित्व वाली कंपनी अपने व्यवसाय का प्रारंभ तभी कर सकती है जबकि उसने व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, अन्यथा वह व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती है। जबकि निजी कंपनी, एकल व्यापारिक और साझेदारी संस्था व्यवसाय के समामेलन के पश्चात व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं बच्चों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं ताकि क्लास बहुत बड़ी ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बच्चों, ताकि आपको लगातार सभी क्लासें मिल पाएँ। थैंक यू वेरी मच।